दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जसमिंदर है। आप देख रहे हैं गाँव सवेरा और हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रजापति जी हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर में मैकेनिकल पढ़ाते हैं और सामाजिक मुद्दों पर पिछले 6 साल से लगातार सक्रिय हैं, मानवाधिकार के मुद्दों पर या अलग-अलग सामाजिक न्याय के मुद्दों पर। आज हम उनसे बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग के जो क्लास ए को, बीसीए को 8% रिजर्वेशन दिया गया था। बगैर उसके अभी पंचायत चुनाव होंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे जय प्रजापति जी के साथ। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब सवाल यही है कि आपको कितना लगता है कि हरियाणा के अंदर बीसीए को इस आरक्षण की ज़रूरत है? नमस्कार जगमिंदर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस अ, मीटिंग के लिए कॉल करने के लिए। और रही बात इन मुद्दों की, तो पंचायत चुनाव में जो आपने सवाल पूछा है कि 8% जो अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था, हाँ, और हाँ। ये काफ़ी अच्छी पहल रही है गवर्नमेंट की कि एक समानता का अधिकार होना चाहिए था। काफ़ी ट समय से इस तबके की माँग थी कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए राजनीतिक भागीदारी। तो उन्होंने एक छोटे लेवल से, ग्राम पंचायत लेवल से शुरुआत किया। जिला परिषद तक हम इन्होंने 8% का, और नपा चुनावों में भी 8% का इन्होंने देने का काम किया। तो इसमें अभी कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर? इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये पूरा आरक्षण का मामला था क्या उस पंचायती चुनाव का? हरियाणा सरकार ने जो पंचायती राज एक्ट 2012 रहा है, उसका दूसरे संशोधन के अंदर 7 दिसंबर 2020 को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में 8% अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि बीसीए कैटेगरी जो बोलते हैं हरियाणा के अंदर, उस वर्ग हुँ, को हुँ। आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। और इसका मौखिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने 29 नवंबर 2020 को हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर कोरोना काल के अंदर एक वर्चुअल रैली के माध्यम से माननीय डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी के अध्यक्षता में इन्होंने 8% की घोषणा भी की थी, और उसका जो नोटिफिकेशन आया था, तो ये पूरा मामला सिर्फ आरक्षण का था कि भाई जो ये तबका वंचित रहा है, इसको हम कैसे करके इसको राजनीतिक भागीदारी में लेकर आए। और रही बात इसका, कोर्ट में इसकी क्या पहलू रहा है, क्यों चुनौती हुई, इसके लिए भी हमने काफ़ी विश्लेषण किया। जब जो रेवाड़ी से एक याचिकर्ता रहे हैं, जिन्होंने रामकिशन अहलावत जी, उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हमारे श्री रविशंकर झा जी हैं, और जो जस्टिस अरुण पल्ली जी की बेंच पे इस केस की अभी सुनवाई चल रही है। और याचिकर्ता के अधिवक्ता श्री दलाल जी ने इस संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 14 और 243 टी का उल्लंघन, और इस पूरे जो आरक्षण जो दिया गया था पंचायती राज एक्ट के अंदर, इसको असंवैधानिक बता दिया था। और याचिकर्ता ने साथ में ये दलील भी दी थी अधिवक्ता दलाल जी ने, कि जनसंख्या गणना के किस आधार पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं या कोई भी योजना को लागू करना पड़ता है, तो हरियाणा सरकार क्या, राज्य सरकारें भी, और साथ के साथ अपना केंद्र सरकार भी उन आंकड़ों को पहले एकत्रित करती है, उसके बाद कुछ योजना को लागू करता है। तो उन्होंने यही दलील रखी है साथ में, कि 2011 की जनगणना हुई थी। उस जनगणना के अंदर शेड्यूल कास्ट, एसटी और जनरल कैटेगरी की जो जनगणना थी, उस जनगणना में उनके आंकड़े तो हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग का उस टाइम भी कॉलम नहीं था, और उस टाइम भी उनकी कोई भी जनगणना नहीं हुई थी। तो यही मतलब कि उन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी गिनती ही नहीं है, वो कितने हैं, कहाँ कितने बिल्कुल, हैं? बिल्कुल सर। अभी तक पिछड़ा वर्ग पूरे ऑल ओवर इंडिया लगा लीजिए, हरियाणा में 2011 के अगर हम सांख्यिकी डिपार्टमेंट के आंकड़े उठा के देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे वो आंकड़े मौजूद ही नहीं हैं। तो उन्होंने यही पिटीशन में रखा था कि जब आंकड़े मौजूद नहीं है, तो किस आधार पर ये 8% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इसी को इस केस का बेस बना के उन्होंने चुनौती दी थी, और इस केस के अंदर कोर्ट ने अपना ये फैसला भी दिया था कि साथ में कि हम अंतरिम राहत देते हैं इस केस में हरियाणा सरकार के अगेंस्ट में, क्योंकि याचिकर्ता का जो पॉइंट था वो वैलिड पॉइंट था, क्योंकि देखिए उससे पहले भी हमारा, अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली 10 मई 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस विचाराधीन था, जो सुरेश महाजन बना मध्य प्रदेश सरकार का जो था, उस पिछड़ा वर्ग में उन्होंने भी नगर पालिका चुनाव में आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगाते हुए कहा था कि किसी भी राज्य को राजनीति में अगर आरक्षण प्रावधान करना है, तो बिना ट्रिपल टेस्ट के आप आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। जबकि नौकरियों में हमारा और एडमिशन्स के अंदर हमारा मंडल कमीशन के थ्रू मिलता रहा है हमेशा से। तो इसी को आधार बनाकर इन्होंने हाई कोर्ट के बेंच को याचिका के पक्ष में
इंटर रिलीफ यानी कि आपको अंतरिम राहत देते हुए हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया था कि चुनाव को बिना आरक्षण के आप इनको आगे प्रोसीड कीजिए। और जी एक सर। चीज, हाँ जी। हाँ जी, मैं इसी पे आ रहा था सर कि जो ट्रिपल टेस्ट की आपने बात की कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही आप इसको दे सकते हो डाटा इकट्ठा करके, तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है सर? देखिए, ट्रिपल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर सबसे पहले तो एक आयोग गठित करता है। जी। आयोग गठित करने के बाद इसके अंदर वो उस पर्टिकुलर जिस मुद्दे के लिए वो आयोग गठित किया गया है, मान लीजिए अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति का है, कुछ आंकड़े हैं, कुछ योजना का लागू करवाना है, या पिछड़ा वर्ग का हमारा अगर मैं बात करूं तो पिछड़ा वर्ग के लिए भी आयोग का गठन होना चाहिए। तो उस ट्रिपल टेस्ट के अंदर पहले आयोग का गठन होता है। ये एक जटिल ठीक है। प्रक्रिया है, ये एक लंबी, जटिल और बहुत ही डिफिकल्ट प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आयोग का गठन हुआ, उसके बाद वो आंकड़े जमीनी स्तर पे उतरेगा, डोर टू डोर जाएगा, वहाँ पे आंकड़े एकत्रित करेगा। कई बार हमें वहाँ पे वो पर्टिकुलर आदमी अवेलेबल है, नहीं है, तो कुछ एजेंसीज को हायर करना पड़ता है, एजेंसीज की ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ती है, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है, और उनको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसको आगे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत काफी जटिल प्रक्रिया है ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो। अब उसके बाद आता है इन आंकड़ों का फिर विश्लेषण करने के बाद फिर वो देखा जाता है किस तबके को कितना प्रतिशत दिया जाए और कितना रिप्रेजेंटेशन हमारा लाइक कर रहा है। अब इसके अंदर एक पेज और फंसता है, जैसे एससी का है, एसटी का भी है, और आपको पता है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो कुछ हाँ। राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 50% अधिक बढ़ा, जैसे मध्य प्रदेश में 50% से एक्सीड कर गया, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर। ठीक है, ऐसे तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु में उन्होंने अपोजिट है, उन्होंने 50% से एक्सीड किया हुआ। तो राज्यों का आयोग का वो फैसले, वो सिफारिश करेगा कि इतने प्रतिशत इनको इन चीजों के लिए दिया जाए। तो ये जो आंकड़े थे, और ये जो ट्रिपल टेस्ट जो मध्य प्रदेश बनाम सुरेश महाजन जी का जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये फैसला जो दिया था अभी, और हालांकि अभी इसको पलट दिया गया है, अभी 18 मई 19 मई का भी जजमेंट आई है, ताकि पहले अपोजिट दिया था कि आरक्षण के बिना चुनाव होंगे, लेकिन मेरे को नहीं, हाँ। आरक्षण का जो फैसला वो आपका सही है। हाँ, लेकिन वो आप हाई कोर्ट की अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पूर्ण रूप से रोक तो नहीं लगाई है, एक अंतरिम राहत दी है। अभी केस चल रहा है, हमारे पास समय है, अगर तो सरकार चाहे, मंशा चाहे तो इस केस में आगे प्रोसीड कर सकते। क्या जी हम सर। ट्रिपल टेस्ट को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले सरकार आयोग बनाएगी, उसके बाद वो बिल्कुल, आयोग डाटा इकट्ठा करेगा। डाटा इकट्ठा बिल्कुल, होने के बाद डाटा का विश्लेषण किया जाएगा और विश्लेषण के बाद ये तय किया जाएगा कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका इसके बाद फिर जी हाँ सर। सर, हाँ सर। मेरा सवाल इसका ये था कि हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। बताइए। आप बताइए। इसके इसके अंदर जैसे अभी मैं डेटा की अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर अपोजिट पार्टी ने एक साफ-साफ तौर पे ये बोला था कि क्रीमी लेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी है। देखिए, अब इस सरकार के अंदर भी एक क्रीमी लेयर का भी एक मुद्दा हुआ। उस ठीक है। क्रीमी लेयर में क्या हुआ कि सेंटर कहता है कि 8 लाख तक की सीमा वाले क्रीमी लेयर के अंदर नहीं है। और केंद्र और राज्य सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया था 2018 के अंदर, नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2018 की नोटिफिकेशन थी, और 17 अगस्त 2016 की एक नोटिफिकेशन थी। उन नोटिफिकेशन के अंदर क्रीमी लेयर में विभाजन कर दिया। क्रीमी लेयर में विभाजन कैसे? 0 से 3 लाख की एक सीमा बनाई गई, 3 से 6 लाख की एक सीमा बनाई। अब ठीक है। ये 2 सीमाएँ तो बना दी, ठीक है, राज्य सरकार का फैसला था, वो बना सकती है, लेकिन किस आधार पे ये बनाएँगे? दूसरा चीज़, क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण था? तीसरी चीज़, क्या पिछड़ा वर्ग की कोई एक माँगों में से कोई एक माँग थी? या क्या केंद्र सरकार से, क्या आयोग से कोई निर्देशन जारी हुए थे? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बिना आँकड़ों के ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया, क्योंकि इसका जो बेस था, वो आधार ही नहीं था कुछ, आँकड़े थे ही नहीं। तो कहने का मतलब है, कोई भी अगर आप योजना लागू कर रहे हैं, तो आपको आयोग का गठन तो करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर भी एक पेच और फँस गया था, और सुप्रीम कोर्ट के जब 1993 के अंदर मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, 1993 में मंडल कमीशन आयोग ने ये बोला था कि आरक्षण का आधार राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार होगा, ना कि आर्थिक आधार। तो आर्थिक आधार पे जिन्होंने ये क्रीमी लेयर के जो विभाजन किया था, ये पूरा-पूरा आधार आर्थिक आधार था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने भी इसको निरस्त किया था, और हरियाणा सरकार इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट भी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त करके नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बोला गया था। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है, 033 से 6 की स्लैब तो काट दी, लेकिन 06 लाख की स्लैब को बरकरार रखा, और केंद्र कहता है 8 लाख,
तो इसमें भी अभी भी पेच फँसा हुआ है। तो कहने का फँसा हुआ है। मतलब ये है कि अभी मंशा साफ नहीं है कि आने वाले समय में पता लगेगा। अच्छा सर, जो पहला स्टेप है ट्रिपल टेस्ट का कि आयोग बनाना, लेकिन हरियाणा के अंदर तो आयोग है ना? सर 2018 तक आयोग था। आपको मैं ठीक है। याद दिला दूँ, जब 2014 में नया सरकार आई थी, तो उस टाइम उससे पहले वाली भूतपूर्व सरकार ने एक बीसीसी कैटेगरी को आरक्षण दिया। कुल 6 ठीक। जातियाँ उसमें थी और अग्रणीय जातियों को आरक्षण दिया था, तो पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों द्वारा अलग-अलग माध्यम से उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया और दुर्भाग्य देखिए आयोग ने तो कोई सिफ़ारिश दी ही नहीं थी। भई ना ही ये पिछड़ा वर्ग की माँग थी, ये कुछ अग्रणी जातियों की माँग थी, तो बीसीसी कटा तो इसलिए पिछड़ा वर्ग के जितने भी संगठन थे, उन्होंने आपत्तियाँ दर्ज करवाई। आपत्तियाँ दर्ज करवा के खुद आरटीआई का एक सेल बनाया। पूरे विभागों में हरियाणा के 64 डिपार्टमेंट्स हैं, उन टोटल 21 राज्य हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 21 डिस्ट्रिक्ट में 64 डिपार्टमेंट्स में वो आरटीआई के तहत आंकड़े कलेक्ट किए गए। जिन-जिन विभागों ने आंकड़े कलेक्ट करके दिए और कुछ आंकड़े हमारे पास नहीं फर्स्ट अपील की तरफ गए, लेकिन उन आंकड़ों के आधार पर जो रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड कमीशन को सौंपा गया 2018 के अंदर, उन्होंने भी माना कि जिनको आरक्षण हमने बीसीए और बीसीबी 16 और 11 के अनुपात में दिया है, उनका रिप्रेजेंटेशन तो बहुत कम है, लेकिन जिनको बीसीसी के तहत दिया है और वो सेंटर में जाके ओबीसी में कन्वर्ट हो जाते, उनका रिप्रेजेंटेशन हरियाणा की सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा था और उनकी जनसंख्या के अनुपात में अगर कंपैरिज़न तो वहाँ पे भी यही आधार बना था उनका बीसीसी कैटेगरी को फिर भी बीसीसी कैटेगरी किस आधार पे बनाई गई? ऐसे कौन से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया? ऐसे कौन से आंकड़े हरियाणा सरकार के आयोग द्वारा एकत्रित किया गया किसी एजेंसी द्वारा या किसी बाहर की एजेंसी या केंद्र की एजेंसी द्वारा आंकड़े कलेक्ट किए, ऐसा कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बीसीसी कैटेगरी के मामले में भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और आयोग इसको का सु हाँ जी। इसमें सर आयोग का क्या हुआ उसके बाद 2018 अब के बाद? आप आयोग कह रहे का थे बताते 2018 हैं तक था। अब ये तथ्य जब सामने आए, तो आयोग ने ये बोला कि भई चलो हम जातिगत आंकड़ों से आधार पे इनका कंपैरिज़न कर लेते हैं। और जब जातिगत आधार के आंकड़े जब सांख्यिकी विभाग से माँगे गए, तो विभाग ने क्या कहा कि हमारे पास एससी और जनरल के तो हैं, पिछड़ा के नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने बोला फिर अगर पिछड़ा के आंकड़े हैं, तो फिर हम आंकड़े का सर्वेक्षण करवा लेते हैं। जब सर्वेक्षण करवा लेते तो वही बात घूम फिर के वहीं पे आई, तो जब सर्वेक्षण करवाने की बात आई, पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को काउंट करने की बात आई, तो उस वक़्त 2019 के अंदर आयोग को निरस्त कर दिया गया। आयोग का आज 2019 से लेकर 2022 तक आयोग है ही नहीं हरियाणा के अंदर राज्य पिछड़ा मतलब वर्ग जो आयोग। जो पहला स्टेप था वो था, उसी को खत्म कर दिया। उसके बाद कहने का मतलब है दूसरा-तीसरा होगा बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, पहला ही स्टेप खत्म कर दिया, आयोग होगा नहीं। हम कितनी भी घोषणाएँ करते रहें, पिछड़ा वर्ग के लिए, चाहे हम करोड़ों का बजट घोषणा करते रहें, चाहे हम किसी आरक्षण को प्रावधान को बढ़ाने की बात करते रहें या किसी भी हम इम्प्लीमेंट जैसे अभी पंचायती राज एक्ट 2012 का उन्होंने ऐड किया था और पिछड़ा वर्ग आयोग के जो संस्थाएँ थी उन्होंने धन्यवाद भी किया था। लेकिन आज वही पिछड़ा वर्ग की संस्थाएँ बहुत ही सकते में है और काफ़ी ज़्यादा रोष भी है मतलब कि इस चीज़ पूरे को लेके। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने एक पूरी राजनीति की मंचों से कि बार-बार कि पिछड़ों के लिए हमने ये किया है, बहुत सारी नीतियाँ बताई। लेकिन जो उनको लागू करने के लिए बेसिक कमीशन है आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसी को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। हुँ, अभी जैसे मैंने ज़िक्र किया अभी संसद के अंदर उन्होंने बोला कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पे पिछली सरकार ने घेरने की कोशिश की, तो उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट कहते हमने परिवार पहचान पत्र बनाए। हाँ, उसके अंदर हमें ये पता लगा कि इतने लाख परिवार हाँ, बैकवर्ड से संबंध रखते हैं। उसके अंदर हाँ, बाकायदा बीसीए का कॉलम है, बाकायदा ठीक। आय का कॉलम है, बाकायदा वहाँ पर हमारे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के योग्यता का कॉलम है। अब आप ठीक। ये देखिए अगर कोर्ट में सरकार की मंशा साफ होती तो क्या वो परिवार पहचान पत्र के आंकड़े वो तो ऑनलाइन है सॉफ्टवेयर से बिल्कुल फैच करके बड़े निकल जाते हैं वहाँ पे। टोटल फिगर ही तो देनी थी हमें। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्ट में जब हाई कोर्ट आंकड़ों के बारे में पूछ रही थी, आंकड़े सरकार के पास थे, लेकिन सरकार ने कोर्ट में वो आंकड़े ही पेश नहीं किए। देखिए सर एक चीज़ बताता हूँ, केस करने वाले भी पिछड़ा वर्ग से संबंध नहीं रखते थे। ठीक, केस की जिसने केस लगाया था, उनके वकील भी पिछड़ा वर्ग से संबंध नहीं रखते थे। सरकार की तरफ से
जो रिप्रेजेंटेशन देने वाला था, जो वकील, जो दोनों जज, जो वकील हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग से संबंध नहीं रखते थे। तीसरा, जब पिछड़ा वर्ग आयोग ही हमारी समीक्षा के लिए वहाँ पे कोर्ट में पैरवी के लिए नहीं खड़ा, तो मुझे ये बताइए, वहाँ पे तथ्य कौन रखेगा? या तो पिछड़ा वर्ग की जितनी भी संस्थाएँ हैं, फिर से दोबारा पैसा कलेक्शन करेगी, जो हम उनके वहाँ पे साथ में पैदल खड़ी हो जाए। इसका समाधान तो यही है ना। या सरकार की मंशा स्पष्ट हो कि हमने देना है तो देना ही है, हम अपने वचन के कटिबद्ध। ये सारा असर घूम फिर के मिला। क्या इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्टेज से सरकार बोल रही होती है, तो कुछ और बोल रही होती है और जब कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही होती है, तो सरकार कुछ और कर रही होती है? देखिए, मैं पीछे की हिस्ट्री में लेके चलूँगा। पहले मुझे ये बताइए, क्रीमी लेयर का जब वर्गीकरण हुआ, 0 से 3 से 6 लाख, उसमें सर 25 बच्चे एमबीबीएस के बच्चे बैकवर्ड के इफेक्टेड हुए। अब मुझे ये बताइए, वो बच्चे तैयारी कर रहे थे? वो अलग बात है, संविधान में दिया गया है कि जो उन्होंने ओबीसी के अगेंस्ट में उन्होंने जो एलिजिबिलिटी में योग्यता बनती थी, उन्होंने अप्लाई किया। अब वर्चुअल रैली के अंदर भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 नवंबर 2020 को वर्चुअल रैली जब की है, उस टाइम भी ये वाक़या उठा था कि 0 से उन्होंने बोला, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, 3 लाख सैलरी वाला गरीब है या 6 लाख? सर आपको ही पता है, टेक्निकल आदमी है, हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 लाख वाला गरीब। अब हुआ क्या सर, 3 लाख वाला आदमी क्या एमबीबीएस के लिए अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेज पा रहा है? नई दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेज पा रहा है? आप भी जर्नलिज्म का आपने भी कोर्स किया होगा, आपको भी पता है कि कितना खर्चा लगता है, कितनी ट्यूशन फीस लगती है। अगर अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एजुकेशन की, बीटेक की, इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो उसमें भी आपको सीए की पढ़ाई की बात करूँ, उसमें भी कोचिंग के लिए अगर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आपका फीस लग जाता है, ट्यूशन फीस। हाँ, और वहाँ से जब आपको पता है, जब शैक्षणिक योग्यता की जब बात आती है, जब प्रतिस्पर्धा का दौर आता है, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोचिंग के सहारे वो आदमी आगे बढ़ पाता है, तो क्या 0 से 3 लाख वाला आदमी उस लेवल की तैयारी करवा पा रहा था? जब वो तैयारी नहीं करवा पा रहा था, तो वो सीटें खाली रहने वाली हैं। जब सीटें खाली रहने वाली हैं, तो उसको कन्वर्ट करके अपना उसमें जनरल में भर दिया जाए। तो मुझे अब हाँ, ये बताइए, तो मुझे ये बताइए कि पीछे की मंशा, एक तो क्रीमी लेयर का मुद्दा हुआ। हमने खुद पत्र हाँ, भी लिखा सीएम साहब को, हमने पत्र भी लिखा, हमने उनसे जवाब भी, मैंने कहा आज तक कोई जवाब नहीं है। ठीक है, उनको अब रही बात 3 से 6, अब 3 से 6 लाख की कैटेगरी में सर मैं बता देता हूँ, 6 लाख में अब कोई पीएन है, 7th पे कमीशन चल रहा है, उस पीएन की सैलरी आज के टाइम में 50,000 रुपए है। तो 12 5 60, तो 6 लाख में पीएन भी अपना क्रीमी लेयर से अंदर में आ गया, तो वो भी अपने बच्चे को ओबीसी का लाभ नहीं दे सकता। तो सर मुझे एक बात बताइए, क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉयी भी इस कैटेगरी में आ गए। क्लास 1 क्लास 2 तो ले ही नहीं सकता था इसका लाभ, तो सर लाभ लेगा कौन? वो बोल रहे हैं गरीब। तो मुझे ये बताइए सर, हम भी गरीबों के साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे बैकग्राउंड में, हमारे एससी में, हमारे जनरल में, कहीं पे भी जो गरीब है उसको पहले योग्यता के साथ में उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या वो एमबीबीएस के आप आंकड़े उठाइए ना पिछले 10 साल के, कितने जिनकी 2 लाख से कम थी या 1 लाख से कम सैलरी है, 3 लाख से कम सैलरी थी, कितनों ने फॉर्म भरा? कितने प्रतिशत लोग थे हरियाणा के अंदर? कितने प्रतिशत है पूरे केंद्र में ही वो बच्चे थे, जिन्होंने ऐसा फॉर्म भरा? इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन पूरा होना था पिछड़े वर्ग का, वो होगा ही नहीं, वो कम रह वो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं, वो जैसे ये तो चलो हो गया एडमिशन्स की बात। और अगर बात करें इसमें नौकरियों की, तो नौकरियों में रिप्रेजेंटेटिव क्लास 1 में हमारा कहाँ पूरा है? 16 डॉक्टर और साहब 11 का डॉक्टर साहब, ये जो मुद्दा है ना, जैसे शिक्षा का और नौकरियों का, ये अलग से इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे कभी। ठीक, अभी वापस बिल्कुल। इसी पे आते हैं, पंचायत चुनाव वाले पे ही। हुँ, हुँ। इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार से कहाँ पे चूक हुई? जब सरकार से सरकार पहले नहीं सर गई। देखिए, अ, आपने एक अच्छी क्वेश्चन किया है, इसमें सरकार से क्या चूक हुई? देखिए, मैं कहता हूँ कि सरकार से कोई चूक नहीं हुई है, अच्छा, सरकार से कोई चूक नहीं हुई है। मतलब उन्होंने जानबूझ के ऐसा अगर किया है। आप कह सकते हैं इस बात को, ठीक है, ठीक ऑन है। रिकॉर्ड मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हाँ, मतलब उसके लिए तथ्य जब देखो, मैं तो पिछले जो वाक़ये हुए ना 8 साल हाँ, के, हाँ, मैं उन आधारों पे हाँ, बोल रहा हूँ। जैसे क्रीमी लेयर में जानबूझ के परेशान करना, 25 बच्चों के एडमिशन कैंसल हो गए, बच्चे कोर्ट में चक्कर काट रहे थे, नहीं, नहीं आपकी सैलरी ज़्यादा है, आप क्रीमी लेयर में आते हो, और वो हाँ। उस कागज़ी कार्रवाई में उलझ के रह गया पूरा पैक। अब सुनवाई के लिए रिप्रेजेंटेशन भेजी, जैसे डिप्टी स्पीकर साहब हैं यहाँ पे, उधर से कर्नदेव कंबोज जी हैं, जितने भी बैकवर्ड के, जिन्हें ओबीसी के जितने भी नेता थे, जो हमारे सरकार में बैठे, जो अपोजिशन में बैठे हैं, सभी की तरफ से पिछड़ा वर्ग की जितने भी संगठन थे, उन्होंने वो आपत्तियां दर्ज करवाई। लेकिन अब बात आती है सरकार की मंशा। सर अगर चूक हुई होती,
तो 2 बीसीसी कैटेगरी का जब कोर्ट से फैसला आया था, आंकड़ों के आधार पे आया। क्रीमी लेयर का जब केस डाला गया, वो भी आंकड़ों के आधार पे आया था। अब पंचायती राज एक्ट का जो उनको पता था ये भी आंकड़ों के आधार पे आने वाला है। तो क्या सरकार 2019 में आयोग को भंग करके दोबारा गठन करने की मांग, जबकि पिछड़ा वर्ग नेशनल बैकवर्ड कमीशन क्लासिस चंडीगढ़ आया था 2019 के अंदर जनवरी में, 26 जनवरी 2019 को नेशनल बैकवर्ड कमीशन इन आपत्तियों की नजर में देखते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सुनवाई के लिए आया था। वहाँ पर सही। भी सभी वहाँ पे कुल 70 से ज़्यादा संगठनों के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे बैकवर्ड के, और उन्होंने अपनी आपत्तियाँ रखी। वहाँ के माननीय हमारी जो हरियाणा से सुधा यादव जी हैं, वो भी अपने वहाँ रिप्रेज़ेंट करती हैं नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग को। कौशलेंद्र पटेल जी वहाँ पर मौजूद थे, और डॉक्टर लाल भगवान साहनी जो चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे, और डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी जो अपना वाइस चेयरमैन है नेशनल बैकवर्ड कमीशन, वहाँ पर सभी के सामने रिटर्न में रिप्रेजेंटेशंस रखी गई थी। उसमें सबसे प्राथमिकता मांग थी कि राज्य में आयोग का गठन हो। दूसरा, जो जनगणना 2021 में होने वाली है, उसका एक प्रोफार्मा आया था सर, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं था। तो उस कॉलम के लिए भी बोला गया था कि भई इसमें ओबीसी का कॉलम इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्या सर ये रिप्रेजेंटेशंस क्या अनुशंसा नहीं की गई होगी? क्या इतनी रिप्रेजेंटेशंस जा रही हैं अलग-अलग संस्थाओं की तरफ से? क्या आज तक किसी डेलीगेशन को बुलाया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? क्या आज तक अगर डेलीगेशन नहीं बुलाया गया तो क्या आयोग का गठन किया गया? या कोई नुमाइंदा वहाँ से भूतपूर्व सरकार, इस सरकार में कोई भी जितने भी ये पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री बने बैठे हैं, या ये लगा लीजिए जो एक होता है ना पिछड़ा वर्ग का अपना एक पदाधिकारी बना दिया, जितने भी सरकारें होती पार्टियाँ होती हैं, क्या उन्होंने अपने उस लेटर पैड पे जाके उनको ये जताने की कोशिश की? ऐसा है सर, कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं हो रहा है। मंशा साफ-साफ दिख रही है, और जनता हरियाणा की बैकवर्ड की बहुत समझदार है, ठीक है? और आने वाले चुनावों में वो अपना जलवा दिखाएगी। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, जैसे पूरे तथ्यों से ये है कि सरकार कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। मतलब राजनीतिक हुँ, तौर पे तो कि हरियाणा के पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व दिया, ये दिखाने के लिए सरकार ने रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा भी भेज दिया है। हुँ, लेकिन ब पिछड़ा आयोग को भंग कर दिया, ना आंकड़े इकट्ठे किए आज तक, ना अच्छे से कोर्ट में पैरवी की केस की। अब इसमें बिल्कुल, सरकार की मंशा साफ दिख रही है। अब बिल्कुल। इसमें जो हरियाणा के पिछड़े समाज के संगठन हैं, उनकी क्या भूमिका है? वो क्या कर रहे हैं या आगे क्या करेंगे? देखो, आज तक चाहे बीसीसी कैटेगरी को बाहर करने का मुद्दा हो, या क्रीमी लेयर के ऊपर लड़ने का कोर्ट में पैरवी करने का मुद्दा हो, या अभी पिछड़ा वर्ग जैसे अभी 8% जो पंचायती राज का है, इसमें देखो हर मुद्दों पे पिछड़ा वर्ग के संगठनों का ही योगदान रहा है विभिन्न। अगर आप बोले कि एक ही संगठन पैरवी कर रहा था, नहीं, छोटे-छोटे लेवल पे से बड़े लेवल तक लेके जिन्हें सभी संगठनों ने आर्थिक सहयोग भी किया है, अपना श्रम का सहयोग भी किया है, अपना समय भी दिया है। देखो आरटीआई में आपको भी पता है, अगर विभिन्न डिपार्टमेंट से आरटीआई से कलेक्शन करना है तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन भी तैयार होती है। जैसे बीसीसी कैटेगरी के लिए जब आयोग में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, 650 पेज की रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, और उसमें उन डेटाज़ के बेस पे फाइट करने के लायक हुआ था पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठन। मतलब आपका ये है कि पिछड़ा वर्ग के संगठन लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय जी आपका। तो ये थे डॉक्टर अजय प्रजापति, जिन्होंने पूरा धन्यवाद। तफ़सील से बताया कि क्या-क्या इस मामले में अभी तक हुआ है। तो जुड़े रहें गाँव सवेरा के साथ। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत थैंक थैंक यू।